इलेक्शन की फाइट में होंगे। जितने लोग भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, कहीं भी, वो ईवीएम से लड़ रहा है या कहीं किसी भी चीज से लड़ रहा है, आप अपना अपना पक्ष रखिए। आप बताइए लोगों को कि मैनिफेस्टो के अंदर लोग रखें अपनी, अगर ये बात है कि ईवीएम के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो अपना मैनिफेस्टो बनाए, उस मैनिफेस्टो में रखें कि हमारी सरकार जहां भी आएगी, जिस भी जगह आएगी, हम ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर कांग्रेस कहती है तो जहां कांग्रेस का राज्य है वहां क्लियर कर दे कि यहाँ हम संस्तुति नहीं करते हैं, यहाँ की जनता में लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होगी, यहाँ लोग सड़कों पर आ जाएंगे, ईवीएम तोड़ी जाएगी, हम इलेक्शन नहीं करा पाएंगे। साफ साफ अगर सरकारें कहती हैं इस बात को कि हम मैनिफेस्टो में जोड़ रहे हैं और बैलेट बॉक्स से इलेक्शन होगा, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर वो इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे, बायकॉट करना अलग चीज है, मैनिफेस्टो में जोड़ना अलग चीज है। मैनिफेस्टो में मांग कर सकते हैं आप, बहिष्कार करने की बात मत करिए। नोटा का लोगों ने प्रोविजन रखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाभ किसको मिलेगा? आप जब आपके सामने दो तीन लोग हैं, एक सबसे अच्छा है, एक सबसे कम खराब है, एक बहुत खराब है, तो बहुत खराब को कमजोर करने के लिए आपको सबसे कम खराब को चुनने की आजादी मिलती है। लोकतंत्र में यह अधिकार आपको है। तो बहिष्कार करने से आप सबसे खराब को पूरा मौका देते हैं, खराब को पूरा मौका देते हैं। अगर सबसे अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं सबसे अच्छा मिल रहा है तो सबसे कम खराब को मजबूत बना करके जो सबसे ज्यादा खराब है उसको तो कमजोर करिए। ये प्रज्ञा विकसित करनी पड़ेगी वोटर को भी, पार्टियों को भी, और जो जनता के बहुत से प्रभावशाली लोग बाग हैं उनको भी। बहिष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो देखिए अकेले राकेश टिकैत ने, थोड़े से दिन उसको लगे थे, राकेश टिकैत ने सरकार से को झुका दिया था। लेकिन अगर ये लोग चाहेंगे जंतर मंत्र में बैठ जाएं 4-6 दिन ही, जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहन जी हैं, चाहे अखिलेश हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग बाग हैं, ये अगर लोग 3-4 दिन भी जंतर मंत्र में बैठ गए, क्रमिक अनशन भी कर दिया, तो बैलेट बॉक्स वापस आ जाएगा। बहिष्कार कोई समाधान नहीं है, बहिष्कार पलायनवाद है। चलिए और पूछिए। तो मीटिंग शुरू हो चुकी है, कृपया सभी ध्यान रखें, मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है। हम बहुत ही सावधानी से बात करेंगे। तो हमारे बीच में डॉक्टर कंचन लता जी भी हैं। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं क्या? जय भीम नमो बुद्धाय जय सिमरन। जी मैम, जी जय भीम नमो बुद्धाय। जी तो जी, मैम कंचन जी आप, जय भीम। डॉक्टर कंचन जी को जय भीम। जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर। तो जो वोट चोरी होती है, ये सर ऐसा सुना है कि वोटर कार्ड कैप्चरिंग भी होती है। तो ये वोटर कार्ड कैप्चरिंग क्या होती है, ये समझा पाएंगे? कोई बता पाएगा इस बारे में? जी सर बताइए प्लीज। वोटर कार्ड, जिसको एपिक भी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है इसको। और जो कमजोर लोगों के मोहल्ले होते हैं, वहां दबंग लोग वोटर कार्ड जो होता है एपिक कार्ड, उसको ले लेते हैं, आधार कार्ड ले लेते हैं, और जो भी पहचान की चीजें हैं उनको कह देते हैं हम 24 घंटे बाद वापस करेंगे। कहीं कहीं पैसा देते हैं, कहीं धमकी दे देते हैं, और कह देते हैं आपको वोट डालने की जरूरत नहीं है, आपकी वोट हम डलवा देंगे, आप परेशान ना हो। और उस बहाने हर बूथ पर अगर 200-400 भी इस तरह के केस आ गए तो बहुत बड़ा हेरा फेरी हो जाती है उसमें। और ये साइलेंटली होता है, दबंग लोग करते हैं इसको, और ये निश्चित रूप से इलेक्शन को प्रभावित करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी सर। तो सर आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि टिकट कैप्चरिंग क्या होती है? देखिए, टिकट कैप्चरिंग वोटर की कैप्चरिंग से ज्यादा आसान काम है। हर इलेक्शन के अंदर बहुत से इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं, बहुत से मजबूत कैंडिडेट खड़े होते हैं, और कुछ लोग दबंग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, जिनको सत्ता पक्ष का पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट भी होती है। तो वो लोग कैंडिडेट्स को या तो गायब कर देंगे, कैंडिडेट्स को पैसा दे देंगे, उनको बिठा देंगे और कहेंगे तुम चुपचाप रहो, नाम के लिए इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हें पैसा भी दे देंगे, सुविधाएं देंगे, और बाद में तुम्हारे काम भी होते रहेंगे, नेतागिरी चलती रहेगी, और हो सकता है आगे हम आपको अपनी पार्टी में ले भी लें। अगर सरकार बनती है तो हम सरकार में आपको अच्छा पद भी दे दें, आपको लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह कैंडिडेट्स को प्रभावित करना, इससे बहुत ज्यादा इलेक्शन में वोटों का कटना होता है, बहुत दिक्कत आती।
बिल्कुल सर, ऐसा होता है। अच्छा सर, एक हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, एक शब्द है बूथ कैप्चरिंग। तो ये बूथ कैप्चरिंग को बता पाएंगे क्या, ये बूथ कैप्चरिंग होती है? और दूसरा बूथ कैप्चरिंग तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी। सर, जो फिल्मों में हमारे, देखी है। अच्छा, हम लोग तो उसके बहुत नजदीक से देखा है। 50वां इलेक्शन कराए अपनी नौकरी के दौरान। उसके अलावा भी देखा है घूमते फिरते हुए। बूथ कैप्चरिंग में जो भी दबंग लोगों के यहाँ पर बूथ होते हैं, या सत्ता पक्ष के दबाव से जो होते हैं, वहां बूथ में ऐसा होता है, वहां जितने लोग तैनात हैं उन सबको धमका दिया, पैसे बांट दिए। 17 लोग करीब होते हैं एक बूथ पर, 10 पोलिंग एजेंट होंगे और 5 होंगे पोलिंग पार्टी के लोग बाग, 2 पुलिस वाले होंगे। अगर 10-10 हजार भी दे दिया लोगों को, तो साइलेंट बूथ कैप्चरिंग की पूरी आशा रहती है। साइलेंट बूथ कैप्चरिंग की। और बूथ में लंबी लाइन लगा करके लाइन को ठहरा दीजिए, खड़ी कर दीजिए लाइन को आगे मत बढ़ने दीजिए। बाकी जो आगे के 10 लोग हैं, जो किसी एक पार्टी के या एक पक्ष के होते हैं या एक कैंडिडेट के होते हैं, वो 10 लोग पोलिंग पार्टी के मदद से आराम से वोट डालते रहेंगे। एक ने इधर बटन दबाया, दूसरे ने उधर दबाया, एक ने इधर दबाया। उनको पता होता है कि हमने कितने लोगों की वोट गलत बनवा रखी है। और जो असली वोटर कभी आ भी गया भटकते हुए, तो उसको पता ही नहीं लगता कब क्या हो गया। ना उसमें कोई शिकायत करने वाला होता है, ना सेक्टर मजिस्ट्रेट आता है तो थोड़ी देर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। तो बूथ कैप्चरिंग करना बहुत आसान काम है, सिर्फ पैसा चाहिए। और सत्ता पक्ष का या मजबूत कैंडिडेट का या स्थानीय जो भी दबंग है, वो नेता अगर है तो देखिए, हाकिम सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, हाकिम सिंह जी पूछिए। हाँ, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बूथ कैप्चर के लिए, एक बूथ कैप्चर के लिए आपको 1 महीना पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए कम से कम 10 कैंडिडेट तैयार करने पड़ेंगे। और तो ये बहुत मुश्किल काम है, एक बूथ को कैप्चर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि ईवीएम से वोटों को स्वाइप करना आपको पता भी नहीं लगेगा और 1 सेकंड में बूथ कैप्चर हो जाएगा। बूथ सर नहीं, और वो पॉइंट अलग है। उस पॉइंट पे मैं अलग बताऊंगा। ईवीएम वाले पर, उस पर अलग अलग बताऊंगा। ईवीएम हैकिंग या ईवीएम चेंज करना, वो कोई है, उससे हम मना नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। लेकिन उसके अलावा भी इतने आसान तरीके हैं, इतने आसान तरीके हैं जो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ईवीएम हैक सर मैं करना तो एक थोड़ा सा और मुश्किल काम है, लेकिन उससे आसान रेयर तरीके घटना बहुत हैं। होती है सर, वो बूथ सही है, कैप्चर रेयर घटना होती हम आपकी बात मान रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सर, आपकी मेरा सवाल एक यहीं पे आता है, क्या आज के समय में जब हम आज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, क्या आज भी बूथ कैप्चरिंग संभव है? बूथ कैप्चरिंग होती है, साइलेंट तरीके से होती है, बिल्कुल। वहां फायरिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले से, जैसे कहा हाकिम सिंह जी ने, कि 1 महीने पहले से तैयारी कर लीजिए। अगर प्रभावशाली लोग हैं, सत्ता पक्ष, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोग मिले हुए हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। वो 24 घंटे पहले भी हो सकती है। जब अगर फर्जी वहां पर पोलिंग एजेंट बना दिए जाएं, पोलिंग पार्टियां, मैं बताऊंगा आगे पॉइंट्स में भी, ये सारी बूथ कैप्चरिंग तो एक मिली जुली चीज है, लेकिन हर स्टेज पर। अब वहां मान लीजिए पोलिंग पार्टी पूरी तरह से एक ही फिलॉसफी में विश्वास करती है। मान लो सारे मनुवादी हैं, और उन्हें मालूम है कि हमारा मनुवाद और एंटी रिजर्वेशन वाद, एंटी माइनॉरिटीज सारी एक ही पार्टी ठीक करती है, तो उठा करके ईवीएम ही दे देंगे, वो दूसरी ईवीएम ले आओ। तो वो बहुत संभव है चीजें, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। हाकिम सिंह जी ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ये कैंडिडेट कैप्चरिंग क्या होती है? कैंडिडेट कैप्चरिंग तो लोगों को उठा के ले जाते हैं। अभी इस पे आपने चर्चा भी की थी। कैंडिडेट कैप्चरिंग वही है कि जो लोगों ने इलेक्शन के अंदर अपना पर्चा भरा हुआ है, उसको प्रभावित करते रहिए और उसको भगा दीजिए, उसको गायब कर दीजिए कैंडिडेट को। जीतेगा तो उसके बाद तो दूसरी स्टेज है, ये पहले की स्टेज है। ये स्टेज पहले है। की सर है। घर से ही ना निकलने दो, बंदूक तान के खड़े हो जाओ। जी जी, बिल्कुल। पर्चा लेकर के आप बैठ जाइए। कम से कम आपके आपके परिवार के, आपके 2-4 रिश्तेदारों के वोट तो कट ही जाएंगे। इसके अलावा सर, ये पार्टी कैप्चरिंग भी होती है क्या? ये कंचन लता जी ने हाथ उठाया। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताइए।
थोड़ी जानकारी चाहती मैं सर। जय भीम नमो बुद्धाय एक बार फिर से। सर जैसे क्या होता है ना कि जो पोलिंग के दौरान मान लीजिए डीएम जाते हैं, या जो जैसे यहाँ पर जो विधायक हैं या सांसद हैं, कई बार की वो विजिट करने आई है, ये क्या संवैधानिक है? मुझे नहीं लगता है ना। और उस बीच में पोलिंग रोक दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां के लोग जागरूक हैं तो उन्हें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर प्रभावित करते हैं उस पोलिंग को। जाके भाई कमरे में गए, लोगों को बाहर चलो बाहर चलो, और सब लोग उनके प्रभाव में रहते हैं। ये डर की वजह से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने 150 ऐसी वोट डाल दिए, तो ये भी एक तरह से वोट कैप्चरिंग हुई है कुछ। तो इसको रोकने का क्या है सर? हाँ जी देखिए, समाधान समाधान तो मैं बाद में बताऊंगा जब पूछेंगे, हमारे किशन भाई और हकेंद्र जी पूछेंगे। समाधान तो एक साथ ही बता देंगे, पहले समस्याओं पे जिक्र हो जाता है। देखिए, जो आप कह रही हैं, अगर मिले हुए हैं, प्रशासन का अमला और पुलिस का अमला मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी बात सही है। वो उनको वहां पर एनकरेज करके आते हैं। अगर कोई शिकायत होती है, वहां जैसे पोलिंग एजेंट होते हैं, वो शिकायत करते हैं, साहब देखिए ये पोलिंग अफसर सही काम नहीं कर रहा, तो वो कहेंगे इसको उठा करके हमारी गाड़ी में बिठाओ। जो शिकायत कर रहा है, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत कर रहा है, या कह रहा है अभी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और फला सत्ता पार्टी के लोग बाग आए थे और बवाल कर रहे थे, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बवाल यही कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसी को बेचारे शिकायतकर्ता को ही बिठा लिया। तो जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। और पुलिस को तो अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है, पुलिस नहीं जा सकती बिल्कुल भी, क्योंकि पुलिस का फेवर थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तो निगाह रहती है, लेकिन पुलिस का फेवर बहुत खतरनाक हो जाता है जब पुलिस पक्षपात पे उतर आती है। तो ऐसा होता है, वो वहां आकर के कई बार एनकरेज करके जाते हैं और असली शिकायतकर्ता को डिस्करेज करके जाते हैं। जी। सोनू जी अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। सर क्या क्या सिस्टम की कैप्चरिंग भी होती है? सिस्टम की कैप्चरिंग इस तरह की होती है कि आपने मालूम कर लिया कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर क्या कारण है कि वहां पर आप किसी विशेष पार्टी का वोट नहीं डलवा पा रहे हैं। मैं आगरा का एक वो बता रहा हूँ उदाहरण आपको। कमला नगर में जो वोट है वो शहर के लोगों की है, और वहां पर बीजेपी के वोटर्स ज्यादा हैं। और 2 दिन पहले एक आदेश आया कि वोटर को ढोना गाड़ियों से ये लीगल है, जबकि उससे पहले कई साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये था कि लोग अपने बूथ तक पैदल जाएंगे, गाड़ियों से नहीं ढोया जाएगा। बूथ बहुत दूर तो होता नहीं है, लेकिन कमला नगर क्योंकि पौष इलाका है, वहां पर सब पढ़े लिखे लोग बाग, और महिलाएं खास तौर से ऐसी होती हैं, थोड़ा आलसी भी होती हैं, बड़े आदमियों की भी हैं। अब बुरा न माने कोई लेडीज, लेकिन जो लोग मनुवादी लोग हैं, उन्हीं के मोहल्ले वहां थे उस कमला नगर में। तो राज बब्बर इलेक्शन जीत रहे थे सारे, 21-22 चरणों में रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था। और वो आखिरी चरण में जब कमला नगर का जो चरण आया, जब वो आया तो वो एकदम से 1000-2000 वोटों से हार गए राज बब्बर, और वहां बीजेपी जीत गई थी। तो ये है, 2 दिन पहले अगर वो आदेश ना आया था, वो वाला कि वोटर को ढोना सही है, तो वो जीत नहीं सकते थे बीजेपी वाले वहां पर। तो सिस्टम को कैप्चर, आपने एक गलत आदेश से सिस्टम को पूरे को बेकार कर दिया। जो पुलिस रोकती थी, उस पुलिस ने अपने आप कह दिया चलिए जाइए, गाड़ियों से जाइए। अब गाड़ियों से कौन कहाँ का वोटर आ रहा है, कहाँ का नहीं आ रहा, कितना चेक होगा। सर सिस्टम कैप्चरिंग कैप्चरिंग जो होती है ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। निश्चित रूप से जिसके पास ताकत ज्यादा है, जो प्रशासन को धमका सकती है, जो, या फिर ऐसा एरिया है कोई जिस एरिया के अंदर एक ही तरह के लोग रह रहे हैं, एक ही बिरादरी के दबंग लोग रह रहे हैं। जैसे हमारे पश्चिमी क्षेत्र में इलाके हैं, बागपत में कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकार किसी की भी रहे, लेकिन वहां एक जाति विशेष का बड़ा कुछ बूथों पर रहता है, वहां पर और कोई वोट नहीं डाल सकता। इसी तरह मैनपुरी में, इटावा में भी बहुत से क्षेत्र हैं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वहां जाति विशेष सिस्टम को कैप्चरिंग कर लेते हैं, वो किसी ना किसी बहाने धमका के, डरा करके। वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, उन्होंने बूथ भी कैप्चर कर लिया, उन्होंने पोलिंग पार्टी को भी धमका लिया, सबको कर सकते हैं वो, कोई ऐसा नहीं। अगला मेरा सवाल है सर, रिजल्ट भी कैप्चरिंग हो जाता है? जैसे मैं देखता हूँ कि रिजल्ट में भी उलटफेर हो जाता है लास्ट मोमेंट। देखिए तो क्या? अभी
अभी एक उदाहरण आया है सरपंच के इलेक्शन का, ईवीएम की गिनती हुई दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 साल वो सरपंच रह चुका था, और 3 साल सरपंच रहने के बाद में उस मुकदमे में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बुलाया, दोबारा से गिनती हुई ईवीएम की, और वहां पर वो करीब 28 या 58 वोट से जीत गया, जो हारा हुआ सरपंच था। अब इतना लेट न्याय मिला उसको, रिजल्ट कैप्चरिंग का ही परिणाम है ये। रिजल्ट को या तो देर कर दिया, या गलत रिजल्ट काउंटिंग कर दी, या रात को लाइट भगा दी, या उस समय लाठी चला दी जब काउंटिंग हो रही है, तो जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे वो भाग गए। तो रिजल्ट कैप्चरिंग करना संभव है, और उसमें काफी वोटों की हेराफेरी संभव हो जाती है। लाइट जाते ही आदमी सोचता है जान बचाओ, कहीं कोई फायरिंग ना कर दे। वहां विरोधी भी खड़े होते हैं, पोलिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट होते हैं, जनता के लोग बाग, वो बड़ी बड़ी घटनाएं कर सकते हैं। की है लोगों ने, पानी फेंक दिया अंदर, और रिजल्ट को किसी भी तरह से तोड़ फोड़ कर दी। बैलेट बॉक्स में भी होता था ये, पानी फेंकना, स्याही फेंकना, मारपीट करना, हंगामा करना। उस हंगामे के डर में कई बार कुछ वोट खराब कर दिए जाते हैं रिजल्ट के समय, कुछ कैंसिल कर दिए गए, और रिजल्ट के समय कुछ कैंसिल वोट गिन लिए गए। बहुत सारी चीजें हैं। रिजल्ट को डिले कर दिया 4 घंटे, 6 घंटे, जब विरोधी लोग हिम्मत हार के भाग गए, उन्होंने 1500 का 2-4 वोट का भी अंतर है तो उसको ठीक कर दिया। और जो वोट वोट कैंसिल करना किसी भी स्टेज में बहुत आसान काम है। जो वहां पर काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग एजेंट्स वोट कैंसिल कर देते हैं कि इसमें इस वोट के अंदर अंगूठा ठीक से नहीं दिख रहा, इसके अंदर साइन ठीक से नहीं दिख रहे। ठीक है। सर कैटेगरी कैप्चरिंग क्या होती है? कैटेगरी कैप्चरिंग आप लोगों ने कम सुनी होगी, घटनाएं देखी होंगी। जी कम सुनी है हमने। रिजर्व सीट की जहां पर जगह है, जैसे टूंडला एमएलए का रिजर्व सीट है, आगरा एमपी की रिजर्व सीट है, लेकिन आगरा के जो सांसद हैं वो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है। इतनी बड़ा हेरा फेरी कर रखी है, जिसमें न्यायालय भी शामिल है, सत्ता पार्टी भी शामिल है, और जो वहां के जनता है वो भी शामिल है। जबकि उसको शेड्यूल्ड कास्ट की राजधानी माना जाता है, जाटों की राजधानी कहते हैं उसको, आगरा को। वो भय करके उनको डरा करके धमका करके चुप करा दिया जाता। बाकी और सब लोग जो भी एंटी रिजर्वेशन है या एंटी अम्बेडकरवादी है, उनका वोट इकट्ठा हो जाता है। और ऐसा आदमी जो रिजर्व सीट, रिजर्व कम्युनिटी का है ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट ही नहीं है, उस आदमी को टिकट दे दिया। टिकट कैसे दिया होगा? सर्टिफिकेट गलत दिया होगा पहले, फिर सर्टिफिकेट दे करके रिटर्निंग ऑफिसर को वो जमा किया होगा। तो सब के सब मिले हुए हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है उसको ले लिया। अभी एक मामला आया है केरला का, जिसमें 5 बार का एमपी था, 5 बार शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट लगा करके, 5 बार सर्टिफिकेट लगा करके एमपी बना, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब हटाया है। अब 5 बार एमपी बन के तो वो अपने 7 जन्म अपने ठीक कर लेगा वो अच्छे खासे। इतना लेट उसको वो न्याय वो मिला है। ये कैटेगरी कैप्चरिंग एकदम अलग है, इसमें ईवीएम की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। जो मुकदमे हैं वहां बघेल साहब बने हुए हैं एमपी आगरा के, मुकदमे लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जाति का पता ही नहीं पड़ रहा लोगों को। गलत सर्टिफिकेट बना है, गलत तरीके से इशू हुआ, और हाई कोर्ट ने भी कह रखा है उसको कि ये सर्टिफिकेट गलत है, लेकिन उनकी सांसदी अभी तक गई नहीं है। और कई लोगों की सांसदी चली गई है, उनकी नहीं गई अभी, क्योंकि वो पूरी तरह से उनको संरक्षण प्राप्त है कैटेगरी कैप्चरिंग करने का। और जिनकी कैटेगरी कैप्चरिंग की गई है, उनके नेता भी कुछ नहीं बोल रहे। उनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं इस बारे में कि भाई आप तो धरने पर बैठो, कम से कम आप ज्ञापन दो कि भाई ये साफ साफ 1 घंटे का काम है किसी की भी जाति मालूम करना, किसी भी आदमी की जाति मालूम करना। आप एक सिपाही भेज दीजिए उसी गांव में, और वहां सभासद से पूछ लीजिए, उसकी ननिहाल भेज दीजिए एक सिपाही, कहाँ शादी हुई है, इंटरकास्ट मैरिज हुई है तो मालूम पड़ जाएगा। और फादर की कास्ट क्या थी, 1 घंटा लगता है उसमें। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगभग 10-12 साल से मुकदमा चल रहा है। वो टूंडला में एमएलए बने, और वहां एमएलए बन करके वो पूरे 5 साल मिनिस्टर रहे, बाद में एमपी का टिकट मिला, वो उधर एमपी भी हैं, और लगातार कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे पर चलता रहेगा लंबित। कैटेगरी कैप्चरिंग 5-6 मामलों में और देखी गई है। ये तो अभी 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 क्या बोलते हैं इसको, पिक्चर अभी बाकी है तो मेरे दोस्त। ये तो एक्सपेरिमेंट किया है, पल्स देखी जा रही है कि कितना कितना ऑब्जेक्शन करने का इनके अंदर जज्बा है। जो बहुजनवादी पार्टियां हैं वो चुप रहती हैं, वो इन चीजों को उठाती नहीं है। ये जो रिट की गई है कैटेगरी कैप्चरिंग के खिलाफ, इसमें जनता के लोग हैं, इसमें कोई एमपी एमएलए नहीं है।
ये कोई नहीं मिलने जाते वहां पर। जो 100 करीब 130 MP SC के हैं, 138 OBC के हैं, ये कभी नहीं लेके जाते कि भाई आप शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हो। पूरी कैटेगरी, पूरी सिटी कैप्चर कर लिया आपने। ये तो बहुत हार्मफुल है सर। ये तो मतलब अभी नए नए तरीके जो देख रहे ये हैं। हमारी कमी है अकेन जी। ये हमारे नेताओं की कमी है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है। और जिस क्षेत्र को ये माना था कि ये राजधानी है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की, जहां बड़ी बड़ी हम लोग रैली में इकट्ठा होते हैं 14 अप्रैल की, 3-4 दिन की, जिनमें से एक दिन तो मैं ही जाता हूँ, अपने आप ही वो लोग बुलाते हैं। लेकिन वहां मैं दहाड़ के भी आता हूँ कि भाई आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, राजधानी है शेड्यूल्ड कास्ट की यहाँ पर। और ये हाल है कि आपका MP जो है आप खुद नहीं चुन सकते। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर वो तो करना चाहिए, कहीं ना कहीं आक्रोश प्रकट करना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है इसका फैसला? इसमें लगातार वहां के वकीलों को भी ज्ञापन देना चाहिए। इसको हम जाति लेकर के आए हैं, उसका स्टेटमेंट लेकर के एक टीम बन के जाए, किसी भी कोई भी MP जाए कि हम मालूम करके आए, उनके पिताजी से मिले, क्या कास्ट है, वहां के ग्राम प्रधान से मिले। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि कैटेगरी कैप्चरिंग के खिलाफ लोग बोलते ही नहीं। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, वोटर लिस्ट कैप्चरिंग और ईवीएम कैप्चरिंग में क्या अंतर है? वोटर लिस्ट तो बहुत पहले से बनती है, वोटर लिस्ट बहुत पहले से बनती है। वोटर लिस्ट में अभी देखा आपने, जो SIR हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार के अंदर, जहां 65 लाख वोटों का मामला आया है सामने, वोटर लिस्ट बनी। वहां देखा कि जो लोग जिस बिरादरी के हैं, और ये उम्मीद है कि ये यादव है तो उस पार्टी को वोट देंगे, ये जाटव है तो उस पार्टी को वोट देंगे, तो पूरे पूरे मोहल्ले के पूरा पूरा 10-10 20-20 लोगों का काट दिया उन्होंने। और राजकमल दास के उसके बेटे बहुत सारे, उसका वोट ले लिया, उसको लिस्ट में रखा है। अभी ये महाराष्ट्र वाले दिया ही था, राहुल जी ने बहुत बड़ा स्कैम जो है उसको, उसके बारे में बताया। तो वोटर लिस्ट तो पहले से ही कर देते हैं, फिर डेट देते हैं ऐसी जो बहुत नजदीक होती है, जबकि ये चीज डेट देने की जरूरत नहीं है। लगातार वोटर लिस्ट जो भी तैयार हो रही है उसको रोज का रोज ऑनलाइन देना चाहिए, जिसको अपनी वोट देखनी है। अभी हमारे रिश्तेदार हैं, बहनोई हमारे बनारस में हैं, डॉक्टर हैं वो, उनका उनका वोट काट दिया बनारस के अंदर। आप सोचिए, अब वो तो जागरूक है, उन्होंने मालूम कर लिया। लेकिन जो भी है, इतने सारा इलेक्शन कमीशन की साइट वगैरह किस चीज की है, इंफॉर्मेशन दें लोगों को, लगातार आनी चाहिए, और उसको मैसेज आना चाहिए कि आपकी वोट कट रही है, आप जमा कीजिए। SIR में तो इन्होंने ये कर दिया कि आधार कार्ड और एपिक कार्ड को सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद लिया है, वरना तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया था SIR के माध्यम से। और जो EVM है वो तो एकदम सेपरेट चीज है। EVM को हैक करने में आपको बहुत ही दिमागदार लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन कई क्षण ऐसे आते हैं कि EVM को चेंज किया जा सकता है। एक दो जगह ऐसा हुआ जहां 50-60 EVM मिली, ट्रक से जाती हुई मिली, लोगों ने पकड़ा भी उसको। आखिर क्या वजह है कि वो EVM कहां से आई, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जांच लंबित हो जाती है सालों तक। वो EVM कहीं ना कहीं तो मिसयूज होती, कहीं चेंज होती। बात हैकिंग से ज्यादा EVM चेंज करने की समस्या ज्यादा है। जो EVM चेंज करना बहुत आसान है, हैक करना फिर भी मुश्किल है। लेकिन हैकिंग की शिकायतें भी आई हैं। और अगर शिकायत हम ये कह रहे हैं कि EVM कुछ हो ना हो, पर हमें EVM नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जहां इसकी खोज हुई थी वहां EVM नहीं है, और ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको जिन देशों ने शुरू किया था उन देशों ने खत्म भी कर दिया। अगर अमेरिका में भी है तो कुछ स्टेट के अंदर कुछ जगह पर है। ना वीवीपैट से पे विश्वास है हमको, ना किसी, हमें तो बैलेट बॉक्स चाहिए। अगर उनको लगता है बहुत टाइम लगेगा तो टाइम लगेगा, जो होगा देखा जाएगा। पहले 14-15 टेबल लगती थी, अब 50 टेबल लगा दो, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर आपको 15 की जगह 50 टेबल लगानी पड़ रही है, और मान लीजिए 6 घंटे की जगह 60 घंटे में काउंटिंग हो रही है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, करिए। लेकिन बिल्कुल। रिजल्ट सही आना चाहिए ना, रिजल्ट सही आना चाहिए। EVM नहीं, हमको बैलेट बॉक्स चाहिए। पर इस पे हम स्पष्ट हो, ये नहीं कि जब हम जीत गए हैं तब तो बल्ले बल्ले चुप हो गए। जब उसको खत्म करना है तो सारी पार्टियां मिलकर के धरना देना जंतर मंतर पे। सर, हम आज की मीटिंग के अंत में हम आपसे सॉल्यूशन जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी जानना चाहेंगे और आपसे। लोगों से पूछ लीजिए कुछ और बिंदु भी है क्या, क्योंकि कोई जो मेरा मानना है वो 20-22 पॉइंट है। बहुत से पॉइंट हैं जो जिसके बारे में मैंने रिसर्च की है। अगर आप लोग चाहेंगे तो सारे पॉइंट मैं बता दूंगा,
कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। पार्टियां तक कैप्चरिंग होती है, पूरी पूरी पार्टियां, अकेले कैंडिडेट कैप्चरिंग नहीं होता। जिला पंचायत के इलेक्शन में अध्यक्ष का जब इलेक्शन होता है तो वहां पर मेंबर्स को उठा लिया जाता है, जीते हुए मेंबर्स को उठा करके भेज दिया जाता है राजस्थान, आगरा से, और वो उसके बाल बच्चों से बात की जाती है, उन्हें डराया जाता है, उसके लिए टीम दूसरी होती है। और जब वो आ जाता है वोट डालने के लिए, तब तक उसके घर पे दबंग बैठे रहते हैं, उसको पैसा दिया जाता है, पैसे से नहीं मानेगा मारेंगे उसको, बिल्कुल नहीं मानेगा मुकदमा लिखा देंगे, लूट का, अपहरण का, बलात्कार का मुकदमा लिखा देंगे। ये काम बहुत आसान है ईवीएम हैकिंग से। धमकाना और इस तरह की गतिविधियां करना लोगों को इसी इसी डर से होती है ना, ये कैटेगरी कैप्चरिंग भी और ये पार्टी कैप्चरिंग भी। और जो विनर कैंडिडेट है उसको ले जाते हैं, इवन जो जीती जिताई पार्टियां हैं, अगर उनके कंबाइन वाले, उनको साथ देने वाले, समर्थक देने वाले इकट्ठा हुए हैं, उनको उठा करके एमएलए को उठा के ले जाएंगे। कोई वेस्ट बंगाल ले जाता है, कोई महाराष्ट्र ले जाता है। इस तरह की घटनाएं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बहुत स्टेट में देखने को मिली है। तो 20-22 जगह तो मैं ही जानता हूँ अच्छी तरह से, जो रिसर्च करके हमने एसडीएम से बात की, लेखपालों से बात की। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर किसी को और पॉइंट ध्यान हो तो मैं मदद करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे को सब जानकारी है, हो सकता है आपको और ज्यादा जानकारी हो, तो मुझे बताइए भी। बाकी समाधान के बारे ये में जब आप ये मैं बताऊंगा। ये तो सर जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये जो आप जो गिना रहे हैं कि ये है, ये तो सारी समस्याएं हैं। जी, समस्याएं हैं, इसका सॉल्यूशन भी जरूर जानेंगे, लेकिन अभी हाँ, जानना यह है क्या किसी के नजर में और भी इसके अलावा कोई कैप्चरिंग होती है? कैप्चरिंग के अलावा और क्या होगा? अब तो सब कैप्चरिंग ही होता है। जो सर बता रहे हैं इतनी सारे तरीकों से, और भी तरीके हैं। पूरा जैसे बता रहे हैं कि पूरा पार्टी का ही विलय कर लिया जाता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा जा सकता है या फिर नीतीश कुमार को तोड़ा जा सकता है, तो ये भी तो कैप्चरिंग ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, विनर्स की कैप्चरिंग है, धमका करके ईडी भेज दिया, है ना? पुलिस ये तो जो किसको सर बता कैप्चर कर रहे हैं लिया। कि ये एक तो होता है ईवीएम से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस होता है। वालों के ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह से करते हैं 3 महीने पहले से इलेक्शन कमीशन वाले, कि वो उस बिरादरी के लोग या उस धर्म के लोग वहां पर उस जिले में भेजे जाते हैं जिस जिले में उनको जीतना है। और जैसे एक चीज सर है, आप जो क्षेत्र की कैप्चरिंग होती है ना, क्षेत्र की कैप्चरिंग हकेंद्र भाई आपने नहीं पूछा। क्षेत्र की कैप्चरिंग इस तरह से होती है कि अगर एक बगल वाले क्षेत्र में आप 1 लाख से जीतने वाले हैं और उसके बगल में आप 2,000 से हारने वाले हैं, तो जहां 1 लाख से जीतने वाले हैं उसके 4-6 मोहल्ले उठा करके अगले इलेक्शन में बगल के जो क्षेत्र है लोकसभा का या विधानसभा का, उसमें मिला दिया। तो अब उधर तो आप 1 लाख से जीतने की जगह 80,000 जीत जाएंगे, इधर आप 2,000 से हारने की जगह आप 10-20,000, 10-12,000 से जीत जाएंगे। तो हो गया ना, दोनों क्षेत्र कैप्चरिंग कर लिया, क्षेत्र पूरी कैप्चरिंग। कास्ट कर लिया। ऑफिसर्स के ये ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत हाथ रहता है। पुलिस जो है, उस समय पुलिस को कहा जाता है चुपचाप पोलिंग एजेंट बता देगा कि इस समय शेड्यूल्ड कास्ट के लोग वोट डालने वाले हैं और वो एक पार्टी को वोट डालेंगे, उस समय आप किसी बहाने से लाठीचार्ज कर देना। ठीक है, अब वो उन्होंने जब देखा कि ये एक पार्टी को डालेंगे जिस पार्टी को हमको पुलिस को सपोर्ट नहीं करनी है, उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया। हाँ भाई बताओ जरा, दिखाओ कहाँ, ये तो गलत है, उल्टा सीधा है। उसको चांटा मारा, 4 और भाग गए। अब जब वो बेचारे लौट करके आएंगे तब तक 5 बज चुके होंगे, तब वो कह देंगे नहीं नहीं अब नहीं वोट डलेगा कुछ भी। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे जगह जगह पर कहीं 50 वोट, कहीं 100 वोट का, कहीं 200 वोट का इतना ज्यादा वो होता है कि जीतना बहुत आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास मसल माफिया है, और जिनके पास पूरी तरह से कोई नैतिक चरित्र नहीं है। वो लोग जगह जगह ये सब काम कर सकते हैं। सर, कास्ट कैप्चरिंग क्या होती है? कास्ट कैप्चरिंग तो पूरी तरह से जातियों के जो क्षेत्र हैं, जैसे वाल्मीकि जाति है या जाटव है, उनके बारे में लोगों को पता रहता है कि हाँ ये फला कास्ट के लोग बाग हैं, और यहाँ पर इनको ये किसी दबंग के मोहल्ले से ये लोग जाएंगे, तो दबंगों को बताया जाता है कि इस मोहल्ले से इस कास्ट का आदमी कोई जाएगा नहीं कहीं भी। पुलिस का एक बैरियर लगता है, पुलिस का बैरियर भी उसी जगह लगा दिया जाएगा दबंगों के पास,
कि दबंग तो आ जाए वहां से, जो पीछे से निकले हैं उनको तो दबंग लोग रोक लेंगे, जो मोचीपुरा, चमरपुरा या वाल्मीकिपुर नगर से आएंगे उनको तो वहां रोक लिया जाएगा। बाकी जो दबंग है वो चले आएंगे, दबंग की तलाशी लेंगे। तो वो पूरी पूरी कास्ट वोट नहीं डाल पाती है। कास्ट कैप्चरिंग बहुत आसान है। उसकी आवाज बंद करें। हेलो। जी जी जी। आप पुलिस से हैं सर, पुलिस कैप्चरिंग के बारे में बताएंगे कुछ? पुलिस कैप्चरिंग वही है ना, पुलिस की ड्यूटी करीब 1 महीने पहले से लगती है, और वहां पर 2-2 सिपाहियों की ड्यूटी लगती है। 2 सिपाही अगर किसी बूथ पर उस क्षेत्र के अंदर उसी जाति के हैं तो वहां ड्यूटी लगाने का कोई मतलब नहीं होता। जिस जाति के लोग वहां वहां रह रहे हैं उसी जाति के अगर आपने पुलिस लगा दी, वो पुलिस वाले को वहां जो स्थानीय लोग हैं वो रात में ही बहुत बढ़िया बिस्तर करके देंगे, रात में वहां मुर्गा बनेगा, वहां रात में शराब पिलाएंगे और पैसा देंगे अलग। सुबह को नाश्ता टाइम से मिलेगा, हर घंटे चाय की सेवा होगी। और उनसे कई जगह तो ऐसा देखा, हम नाव से ड्यूटी चेक करने गए थे एक जगह, बात है रामपुर की, बहुत दूर था वहां। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आसानी से नहीं जाता था, उस बूथ का सेक्टर मजिस्ट्रेट ही अलग था। तो सेक्टर मजिस्ट्रेट तो वहां मिला नहीं। 2 पुलिस वाले राइफल के साथ पेड़ के नीचे सो रहे थे 1 फरलांग दूर। जब हमने उनको डांटा तो बोला, साहब यहाँ तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। हम लोगों ने वहां लाठी वाठी बजा कर किसी तरह हमारा भी घेराव हुआ और किसी तरह वहां रह करके इलेक्शन कराया। लेकिन जब हम वहां घिर जाते हैं तो हम अन्य स्थानों पर घूम नहीं पाते। तो पुलिस कैप्चरिंग और ये सब चीजें, क्योंकि बहुत पहले से 1 महीने पहले से ड्यूटी लग जाती है पुलिस की, और लोग बाग मालूम कर लेते हैं, प्रभावित करते हैं। मैं अभी एसपी क्राइम जब था मेरठ में, तो मैं एसपी इलेक्शन बनाया गया था। एसपी इलेक्शन मैंने जाकर के वहां फिर ये रिशफलिंग कराई कि ताकि कोई भी एक बूथ पर एक जाति का या एक इस तरह के लोग ना जाए, डाइवर्सिटी रहे। और पोलिंग पार्टी वाली भी मैंने ड्यूटी ले ली डीएम का, यहाँ से आप भी दीजिए। तो मेरी शिकायत हुई, और जैसे ही नए एसएसपी आए, पहले तो अखिलेश मीना थे एसएसपी, नए एसएसपी आए नवीन वो तिवारी, जय नितिन तिवारी। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि भाई एसपी इलेक्शन को बदलो। मुझे वहां बदल दिया गया, और फिर जैसे ड्यूटी लगती है वैसे परंपरागत तरीके से उन्होंने ड्यूटी लगा दी। उन्हें मालूम था कि मैं चेक करूंगा और वहां न्याय सुनिश्चित करूंगा, एक ही बिरादरी के लोग ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। अगर 2 सिपाही लगे हैं तो दोनों की बिरादरी अलग होगी, ये मैं सुनिश्चित करता, और मुझे वहां से हटा दिया गया। तो ये पुलिस कैप्चरिंग ही तो है, और क्या चीज है। पुलिस कैप्चरिंग है सर। न्याय कैप्चरिंग क्या होती है, क्या होती है न्याय कैप्चरिंग? ये मतलब न्याय कैप्चरिंग ये है कि जो मुकदमे, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुकदमे हैं, इलेक्शन जो एक्ट बना हुआ है उसके मुकदमे लिखे जाते हैं, और वो 4, 5, 20 साल तक चलते हैं, उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती। वो अधिकतर मुकदमे तो चुपचाप पड़े रहते हैं सीओ के घर ऑफिस में, कुछ एसपी के यहाँ पड़े रहते हैं, कुछ जाएंगे मुकदमे कोर्ट के अंदर, वहां उनका संज्ञान नहीं लिया जाता, और संज्ञान लिया गया तो वो बहुत दिनों तक चलते हैं। जबकि ये सब मुकदमे 1 महीने के अंदर डिसाइड होने चाहिए, तब तो उसका असर पड़ेगा, कोई प्रभावशाली होगा अगले इलेक्शन में। पता लगा विधानसभा के इलेक्शन का जो मुकदमा है वो अगली संसद के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन तक भी उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये न्याय की कैप्चरिंग हो गई ना, न्याय को मुट्ठी में बांध लिया लोगों ने। बिल्कुल। तो सर आपने बहुत सारी कैप्चरिंग के बारे में बताया, ये होती हैं कुछ ऐसी कैप्चरिंग है जो पहली बार सुनी है हमने। अब इसका सॉल्यूशन भी आप बताइए, क्या ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आज के समय में क्या है? देखिए सॉल्यूशन जो है वो, जो भी सॉल्यूशन होता है, पहली बात तो ये है कि आम आदमियों की जो ग्रीवांसेस होती हैं, जो दुख होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, उन्हीं से, हम साहित्यकार हों, चाहे हम पत्रकार हों, चाहे हम पढ़े लिखे आदमी हैं, चाहे नेता कोई भी हैं, वहीं से सोच निकल करके आती हैं। हाकिम सिंह जी ने कुछ सलाह दी, डॉक्टर कंचन लता जी ने कुछ सलाह दी, अभी किशन भाई कुछ कह रहे थे, कुछ आपने सलाह दी। इन सब सलाहों को इकट्ठा करके कुछ रिसर्च वाले होते हैं, वो सेफोलॉजी कहलाती है ये इलेक्शन के संबंध में, और जो लोकतंत्र के संबंध में स्टडी होती है सेफोलॉजी कहते हैं इसको। और उसके बाद वो जो विचार इकट्ठा होते हैं वो एक मांग पत्र बन करके आती है, उसे लोग ज्ञापन के रूप में तैयार करते हैं। उस पल्स को देख करके विभिन्न पार्टियां और विभिन्न नेता
धरना प्रदर्शन करेंगे, उस पे के आधार पर मैनिफेस्टो बनाएंगे, लोगों को ज्ञापन देंगे, जगह जगह कहीं जाम लगाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो उन चीजों को लेकर के आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा देश है, और उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन बिठा देंगे या एक दो और बिठा देंगे, और वो डिसाइड करता है पूरे देश की चीजें, जो अपने आप में एक केंद्रीयकरण की व्यवस्था है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हम मांग करें, जितनी भी पार्टियां जिनको शिकायत है या जो स्टडी कर रही हैं कि ईसीआई, इस समय देखिए राहुल जी ने बहुत अच्छी चीजें निकाल दी, लेकिन उनको ये डिमांड भी करना चाहिए कि ईसीआई के अंदर हम ये डिमांड करते हैं, बीएसपी को भी डिमांड करना चाहिए, सपा को भी डिमांड करना चाहिए कि ईसीआई के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक एसटी का मेंबर हो, दो एससी के मेंबर हो, 5 ओबीसी के मेंबर हो, 2 माइनॉरिटी के मेंबर हो और एक सामान्य का मेंबर हो। तो ये इंक्लूसिव समावेशी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। उसका जो निर्णय मेजोरिटी से होगा, वो निर्णय निश्चित रूप से उसको पॉलिसी बनाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट सही है, कौन से डॉक्यूमेंट गलत है, किस तरह का आदेश इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, कैसे मूवमेंट होगा, कैसे ड्यूटीज लगाई जाएंगी, सारी चीजें जो 11 आदमी का लगेगा। तो उससे उम्मीद है कि वो सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, सभी समूहों के बारे में सोचेगा। उसके उसकी बात अगर गलत है तो भी, सही है तो भी, उससे उम्मीद ये होगी कि ये 11 आदमियों का, जिसके अंदर सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, उससे सही काम की ज्यादा अपेक्षा रहेगी। एक तो ये होगा इलेक्शन कमीशन का। दूसरी चीज, जो मुकदमे जाते हैं वो न्यायालय में जाते हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ होती है, वो संविधान पीठ के अंदर भी उसी तरह से 11 लोगों के सदस्यों की वो होना चाहिए, बेंच होनी चाहिए, जो वाकई में न्याय कर सकती है। अगर 11 लोगों की संविधान पीठ के सामने मामला चला गया, आगरा का मामला, तो 1 मिनट के अंदर डिसाइड हो जाएगा, इतने कागज लगे हुए हैं उसमें। जब वो पहले कागज लगाए थे, बघेल साहब जो आगरा के एमपी हैं, वो पहले कागज लगाया, उन्होंने जनरल के हैं, वो पहले ओबीसी वाले हैं, वो राज्यसभा में भी रहे हैं, और अब एकदम से उनकी जाति कैसे बदल गई? और जो राज्य सरकार का आदेश था उस पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं थी, वो कानून तो बना नहीं था, तो उस पर सर्टिफिकेट जिसने इश्यू किया, जो एसडीएम, तहसीलदार जो भी रहा हो, उसको बुलाना 1 मिनट की बात है। सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो निश्चित रूप से वो चला आएगा दौड़ करके, हर आदमी डरता है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसको आप 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी सांसदी खत्म होती है, दोबारा इलेक्शन होगा। वो स्थिति नहीं होती, वो तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में एक जज एसटी का हो, 2 जज एससी के हो, 5 जज ओबीसी के हो, 2 जज माइनॉरिटी के हो, एक सामान्य का हो। तो जो भी निर्णय होगा वो निश्चित रूप से अच्छा होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के चीजों में भी इतना लेट लेता है। ये 2 डॉक्यूमेंट को जो पास किया गया है, बहुत अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया ये, लेकिन ये 2 मिनट के डिसीजन थे। इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट अपने आप जारी किया था, उसको क्यों नहीं लिया? इसका मतलब वो सरकार के दबाव में है, वो नेताओं के, पार्टी के दबाव में है। आप खुद जारी कर रहे हो, कह रहे हैं कि एपिक जो कार्ड है वो फोर्ज हो सकता है। फोर्ज तो डिग्रियां भी हो सकती हैं, फोर्ज तो कोई भी कागज हो सकता है, पासपोर्ट फोर्ज होता है। आपने पासपोर्ट को मान लिया, बिहार में 1% लोगों के पास पासपोर्ट है, लेकिन पासपोर्ट भी तो नकली होते हैं। नकली होने की सजा तो उसको आप अलग से देंगे ना, उसमें जांच अलग से होगी, और उस जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। आपने इसकी सजा पूरे बिहार को क्यों दे दी? पूरे बिहार के वोटर्स को इसकी सजा क्यों दे दी कि अगर पासपोर्ट बन सकता है या एपिक कार्ड नकली बन सकता है, तो आपको सबको सजा नहीं देनी चाहिए। वो 11 डॉक्यूमेंट आपने बता दिए। बर्थ सर्टिफिकेट, मैं इंडिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक हूं, और मेरा परिवार भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक। अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जागरूकता के लिए कह रहा हूं। जागरूकता इस बात की है कि मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो है, लेकिन मेरे पिताजी रिटायर्ड आईजी होने के बाद उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊंगा? मैं अपना कहाँ से लेकर आऊंगा? अपने चाचा का कहाँ से लेकर आऊंगा? अपनी मिसेज कहाँ से लेकर आऊंगा? पता याद भी नहीं है लोगों का। अस्पताल में तो पैदा होते नहीं थे, सब गाँव में पैदा होते थे, और गाँव के जो रजिस्टर बने थे उस समय, मुझे लगता नहीं कि अब होंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट 11 थे वो किसी काम के नहीं थे। अब आधार कार्ड जुड़ गया है, एपिक जुड़ गया है, तो ये एक अच्छी राहत की बात है। लेकिन ये सब काम तभी होते हैं जब नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार उनको उन चीजों को लेकर के आते हैं और मांग करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में कि बेंच, संविधान पीठ जो इस तरह की होनी चाहिए, तब न्याय होगा। इलेक्शन कमीशन इस तरह का होगा, तब न्याय होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट क्यों नहीं होता? डायरेक्ट होना चाहिए। हम्म। और जो इलेक्शन ऑफेंसेज हैं इनको 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके इनको डिसाइड कीजिए। जिनकी जिनकी बातें इलेक्शन ऑफेंसेज चल रहे हैं इनको 1 महीने के अंदर डिसाइड करने में क्या दिक्कत है? मौका दीजिए लोगों को। और कुछ ना हो तो आप फाइन तो करिए, कम से कम लोगों को महसूस तो हो कि इन्होंने कुछ गलत किया है। सर्टिफिकेट बिल्कुल बनाकर सर, बिल्कुल। गलत कर रहे हैं लोग बाग, सारी चीजें कैप्चरिंग कर रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग के मुकदमा में कितनों को सजा हो रही है। आपने इनकम टैक्स की टीम भेज दी और इनकम टैक्स की टीम ने ऐसा पैसा पकड़ लिया लोगों का जो जो पैसा इलेक्शन में पोलिंग एजेंट को बंटने जा रहा था, और सत्ता पार्टी का पैसा कहीं नहीं पकड़ा गया। तो ये तो बहुत बड़ा बेईमानी है ना। वहीं इनकम टैक्स की टीम जा रही है, ईडी की टीम जा रही है। जो आदमी विरोध करेगा या जो आदमी सोचेगा, जो आदमी कुछ कहेगा, वहीं पर आप एनफोर्स एजेंसीज को भेज रहे हैं। इलेक्शन से पहले आप ऐसी जो सिस्टम कैप्चरिंग की बात है वो यही तो है। एसआईआर का आदेश अभी जुलाई में क्यों दिया? आपको जाति जनगणना जो 2021 में करानी चाहिए थी, 2021 में आपने जाति जनगणना नहीं कराई और अब आप 2027 में कराएंगे उसको। लेकिन उससे ज्यादा सूचना जो पूरी नई सूचना थी उसको लेने के लिए आपने 3-4 महीने का टाइम दिया और उसको करा रहे हैं। आपने जाति जनगणना में सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना था, जाति उपजाति का, और सारे कॉलम पुराने बने हुए थे कंप्यूटर्स में 2021 तक। 2021 के बाद आपको बहाना मिल गया कि कोरोना में नहीं हुआ, कोरोना खत्म हुए बहुत दिन हो गए। तो आपको एक कॉलम बनाने में इतना टाइम लगेगा कि 2027 जाएगी। लेकिन ये चीजें डॉक्टर बीपी अशोक के कहने से नहीं है। इसमें जो लोग जानकार हैं, पार्टियों के लोग बागे, वो अपने मैनिफेस्टो में रखें, कहें कि भाई आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगे जो 2027 में होगा। सीधे सीधे बात है कि आप पुराने रिकॉर्ड से आप इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप लोगों को चाहते ही नहीं है कि जातियों के बारे में, जातियों को यह पता पड़े कि उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि वो हिस्सा मांगेंगे। वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा मांगेंगे, वो नौकरियों में मांगेंगे, हो सकता है निजी क्षेत्र में मांगे, फिर माइनॉरिटीज भी हिस्सा मांगेंगे। ये आपने कहा, मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने जिला पंचायत इलेक्शन में जातियों को देख करके डाटा इकट्ठा किया था, रिसर्च की थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला था, काम किया उस पर। उसका उसका खामियाजा ये हुआ जब हमारे आर्टिकल सब जगह आए। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जाति उपजाति का जो कॉलम था जिला पंचायत का वो खत्म कर दिया। इस जाति के लोग जीते हैं। कितना कितना बड़े बिल्कुल हुए हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओबीसी का जो कॉलम था वो खत्म हो गया। जबकि एससी ओबीसी जो थे वो उनकी एक एकता इकट्ठी हो रही थी। वो जातियां देख करके उनको मालूम पड़ रहा था कि हमारी जाति के लोग यहाँ ज्यादा हैं। जब ज्यादा हैं तो हम अपनी जाति के लोगों को खड़ा करें। जहां जो माइनॉरिटी के मनुवादी लोग हैं उनको क्यों टिकट दिलवाएं हम? तो ये जानकारी लोगों को ऑन रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। जबकि पार्टियों ने अपनी जनगणना कर रखी है। लोगों ने, जो खास तौर से जिनके पास पैसा ज्यादा है, उन्होंने जनगणना कर रखी है। दिक्कत उन लोगों को है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके नेता विद्वान हैं, सब चीज है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सकें, चुनाव को प्रभावित कर सकें, और अपने जो जो वोटर हैं उनको अपनी चमक दमक दिखा करके कहें कि हाँ भाई हमको वोट दो। वो तो ये चाहते हैं ना, बिल्कुल एकदम फील्ड खाली होना चाहिए तानाशाही के लिए। वन नेशन विलन इलेक्शन क्या है? ये पूरा सिस्टम कैप्चरिंग तो है। सिस्टम कैप्चरिंग है। वो जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वो खत्म हो जाएगा। जी। फिर तो जैसा कहेंगे प्रधानमंत्री तो वैसा ही चलेगा। स्टेट के चीफ मिनिस्टर की कोई बात नहीं है। इस तरह से एक डायनेमिक रहता है कि कभी किसी इलेक्शन के अंदर कोई पार्टी आ गई, कभी कोई पार्टी आ गई, तो विपक्ष का रूप कहीं ना कहीं रहता है। और वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, मिलिट्री लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, और अपील होगी नहीं, मुकदमों में सुनवाई होगी नहीं। जो बन गया एक बार तानाशाह बन गया, उसके बाद फिर वैसे ही जैसे चाइना में होता है टोटलिटेरियन स्टेट घोषित हो जाएगा। और पूरा मनुवाद, क्योंकि उनकी जो पूरी रणनीति है वो मनुवाद को स्थापित करने की है, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की है। बाबाओं के बाबाओं के अनुसार भी कर रहे हैं वो वर्ण व्यवस्था। वो इलेक्शन कमीशन को भी यूज कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी यूज कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग डरेंगे? कभी ना कभी तो बोलेंगे ना, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमको तो बिल्कुल न्याय चाहिए ना। बिना न्याय के हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। हमारे लोग, हमारे नेता, बहुत से लोग चुप रहते हैं, लेकिन हम लोग तो भैया चुप नहीं रहेंगे। जो भी समय है पूरी तरह से समाज के वेलफेयर में भी और समाज के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। सभी ने बड़े ध्यान से सुना। कोई साथी कुछ पूछना चाहे, किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।
डॉक्टर कंचनलता मैम है क्या? यस सर, जी बताएं सर। जी एक मैम। कॉल आ रही है जी। जी मैम, बोलिए मैम प्लीज। सर एक कॉल में बिजी हो गई थी मैं बताइए सर। हाँ मैम, बस ये कि अभी कोई आप कुछ और पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं प्लीज। नहीं, जैसे मैं ये चाहती हूँ ना कि भाई हम लोग जैसे हमें लगता है कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग नहीं, मतलब वोट को, पोलिंग को प्रभावित किया जाएगा, तो हम क्यों नहीं वहां पर इतनी देर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाए, हम शोर मचा दे भाई कोई सांसद वहां क्यों जा रहा है, ये डीएम भी वहां क्यों जा रहे हैं, पोलिंग क्यों रुक रहा है। तो इस तरह क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये जानना चाहती थी। नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल, और करना भी चाहिए। क्योंकि जागरूक जी अगर समाज नहीं रहेगा तो बिल्कुल, राजनीति भी हो मुझे भी जाएगी। यही लगता है ना, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम ये क्यों अपेक्षा करें कि दूसरे लोग आकर देखिए, करें। हम बिल्कुल सब मैम, लोग बहुत खुद ये शानदार। काम करें। जी अच्छा, बहुत सर। अच्छी बात आपने कही। पोलिंग एजेंट की व्यवस्था इसीलिए की गई है, और इसके लिए आवश्यक है जिस रात इलेक्शन होता है उसी रात पोलिंग एजेंट, जो भी बहुजनवादी पार्टियां हैं, वो अपने लॉयल पोलिंग एजेंट, लॉयल, जो मजबूत लोग हैं, लॉयल हैं, उनको वहां पर लगाएं, पढ़े लिखे लोगों को लगाएं। होता क्या है, बहुजनवादी पार्टियों के पोलिंग एजेंट 11 बजे तक पहुंचते नहीं है, और 11 बजे तक फर्जी पोलिंग काफी कुछ हो चुका होता है। मैंने इलेक्शन में देखा, यहाँ इंदिरा नगर में जाकर के देखा कि जो भी पोलिंग एजेंट थे वो वहां थे ही नहीं। नंबर एक तो सिर्फ सत्ता पार्टी के ही पोलिंग एजेंट वहां पर थे, और लाइन रुकी हुई थी आधा घंटे तक। आधा घंटे में आराम से कुछ ना कुछ वोट तो प्रभावित हो ही जाएंगे, जब कोई ऑब्जेक्शन करने वाला ही नहीं होगा। खिड़की के आसपास रहें, देखें, लाइन को आगे बढ़वाएं, क्यों टाइम ज्यादा हो रहा है। जो भी चीज इरेगुलर हो रही है, इरेगुलर, उसको, उस पर क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन करेगा पोलिंग एजेंट। बहुत अब बढ़िया। पोलिंग एजेंट पर को नियुक्त करने में बहुजनवादी पार्टियां कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। और जब लोग पहले सत्तू खा करके पोलिंग एजेंट बनाया करते थे फ्री में, उस जमाने में उन लोगों ने काम किया, और उस समय हमारी पार्टियां, हमारे नेता जीतते थे। अब वो पोलिंग एजेंट ही वहां से गायब हो गए। जी जी, हाकिम सिंह जी। जी सर, जी बोलिए हाकिम सर। सर माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ को कि आप आवाज बुलंद कर, लोगों को उठानी चाहिए कि हम कनेक्टिविटी, जानना है। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं है सर। सर हेलो। जी बोलें सर, बोलें। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को बैलेट पेपर वापस लाने के लिए आवाज केवल एक तरह से, कई तरह से स्टेटमेंट आवाज नहीं आ रही सर, सर, बिल्कुल सर भी। वीडियो सर वीडियो बंद कर लीजिए अपने सर, वीडियो म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज साफ आएगी सर। हाकिम सर, अपना वीडियो बंद कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। ये धनगर जी भी हैं, हाकिम जी, उनसे भी पूछना कुछ कहना चाहते हो तो। हाकिम सिंह जी की आवाज नहीं आ रही तब तक। धनगर। साहब सिंह धनगढ़ साहब, जय भीम। सर मैं भी पूछना चाह रहा था एक सवाल। जी जी, बिल्कुल। पूछें सर, पूछें। जी सर, देखा गया है कि सत्ता पक्ष के द्वारा मोस्टली बूथों पर जो दूसरे पार्टियों के जो एजेंट होते हैं, बूथ एजेंट, तो उनको मोस्टली ये प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो है अरेस्ट करा लिया जाता है। कोई न कोई, मतलब जैसे फोन कर दिया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, नॉर्मली सही काम कर रहा होता है अपना, उसके बावजूद भी अब जैसे ही वो अरेस्ट होता है, पुलिस उठा के लेके जाती है, उसको बंद कर देते हैं इस्माइल थाने में ले जाके। फिर वहां लोग ढीले पड़ जाते हैं साहब। ये मोस्टली देखा गया, ज्यादातर होता है। इसका कोई समाधान है क्या? और फिर दूसरा, एजेंट उसके जाने के बाद न तो कोई होता है डर की वजह से, और न कोई प्रावधान वहां उस तरह का रह जाता है बाद में बनने के लिए। जी जी, सारी चर्चा इसी पर तो हो रही थी।
ये बिंदु बीच में आया था, डिस्कस हुआ था। वो सब तभी संभव है जब प्रशासन में पारदर्शिता होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता होगी, तभी संभव होता है वो। जब वहां पुलिस की ड्यूटी, पोलिंग पार्टी की ड्यूटी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी इसी तरह लगाई जाएगी, और वो लगेगी तभी जब ईसीआई के अंदर लोग बाग सभी जाति सभी धर्मों के लोग होंगे। वो अकेले ऐसा नहीं है, वहां आप हंगामा कितना ही भी कर लीजिए, पुलिस भी लगी रहती है वहां, सीएपीएफ भी लगी रहती है, वो उठा के ले ही जाएंगे, क्योंकि उनका न्यायिक चरित्र है ही नहीं। वहां तो ले जाएंगे ना उसको, आदिवासियों के इलाके में भी ले जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के इलाके में भी ले जाते हैं। वो संभव तभी है जब ऊपर से न्याय शुरू होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी हमारे लोग होंगे, तो नीचे जागरूकता बढ़ेगी, अधिकारी कर्मचारियों को डर लगेगा। अभी तो यह है कि अगर जीत गया तो अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। मैंने वहां ऑब्जेक्शन उठाया था आगरा में, एक बार नगर पंचायत का इलेक्शन था और वहां सत्ता पार्टी का आदमी हार गया था, तो मेरी शिकायत हुई कि साहब अकेले सीओ सिटी की वजह से हम हारे हैं। तो सीओ सिटी को उठा करके भेज दिया गया था बहुत दूर, बिल्कुल बांदा भेज दिया गया, वो भी साइड पोस्टिंग में। तो उनकी शिकायत हो गई पूरी, ऑब्जेक्शन करने में सजा मिलती है। अब वो सजा झेलने को डॉक्टर बीबी अशोक तो तैयार है, पूरी नौकरी कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन सब लोग नहीं तैयार हो सकते ना ऐसा। सबके पास हो सकता है इतना ज्यादा वो ना हो, अब त्याग तो करना पड़ेगा, या तो इतने ज्यादा लोग हों हमारे, और उस तरह के होते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंक्लूसिव होंगी, प्रशासन और पुलिस अगर इंक्लूसिव होगा तो वो न्याय की बात करेगा फिर भी। लेकिन आज सीसी कैमरा है, और जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, वो इस बात पर ध्यान दें कि जहां भी पुलिस वाले इस तरह की बात कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वहां कहें कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन तो करना चाहिए, बोलना तो पड़ेगा। डरने से तो काम नहीं चलेगा, हर स्तर पर डर खत्म करना पड़ेगा, जनता के स्तर पर भी, पोलिंग एजेंट के स्तर पर भी। लेकिन पोलिंग एजेंट जहां पर समय से बनते हैं, जहां समय से पोलिंग एजेंट बनते हैं, और वहां पर दिक्कतें कम होती हैं। दिक्कत वही है कि पोलिंग एजेंट्स को कुछ ना कुछ पैसा कैंडिडेट को देना पड़ता है, कि तुम अपनी मजदूरी छोड़ करके आए हो 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए का तुम्हें नुकसान नहीं होगा, हम 1,000 रुपए दे देंगे। और वो ना देने की वजह से पोलिंग एजेंट वहां रहते नहीं है। हर आदमी चाहता है कि 1,000 रुपए जब दूसरी पार्टियों ने दिए हैं, दूसरे कैंडिडेट ने दिए, तो हमें तो कुछ नहीं मिला, तो आदमी फिर इंडिफरेंट हो जाता है, थोड़ा आलसी हो जाता है। पोलिंग एजेंट का काम कोई बहुत पढ़े लिखे लोग तो करते नहीं है वहां, बहुत ज्यादा मिशनरी लोग भी नहीं होते, वही गांव के लोग होते हैं। उनको धमकाना भी है, उन्हें उस गांव में रहना भी है। पोलिंग एजेंट को मजबूत करिए, समय से उनकी नियुक्ति करिए। हर बूथ पर आपके 10 लोग ऐसे होने चाहिए, जो भी पार्टियां, बहुजन की मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो भी लोग लड़ रहे हैं, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हों, वो भी हर बूथ पर आपको 8-10 लोग ऐसे रखने पड़ेंगे जो वीडियोग्राफी भी कर लें अपने फोन से, और ऑब्जेक्शन भी ठीक से करें। फोन तो रखवा लिए जाते हैं बाहर, लेकिन यूट्यूबर दूर खड़े रखें, अपना जूम करके वो फोटोग्राफी करते रहें, तो जी पोलिंग बहुत एजेंट्स बढ़िया में काफी कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सर, बहुत सारे सिस्टम को, लगभग पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। नहीं, वो बदला तभी जाएगा ना जब ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर हम डिमांड करें। मैनिफेस्टो में रखे ना, राहुल जी ने बात तो कर ली, वो कहें कि हम जब आएंगे सत्ता में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऐसे इस तरह से होगा। लेकिन जब हर पार्टी अपने परिवारवाद को, अपने भ्रष्टाचार को तो सही मानती है, अपने एकाधिकार को सही मानती है, और दूसरे के एकाधिकार पे सवाल करती है, तब दिक्कत है। आप मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करिए ना कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी समावेशी बनाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समावेशी बनाएंगे, पुलिस को भी समावेशी बनाएंगे, हम मिलिट्री को भी समावेशी बनाएंगे, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, हम सीएपीएफ में भी भर्ती इस तरह से करेंगे। तो देखिए, लोकतंत्र का मतलब है रिप्रेजेंटेशन सभी ग्रुप्स का। अगर सभी, स्थायी हल तो यही है सर। हाँ, स्थायी हल तो हिस्सेदारी है। अब वो हिस्सेदारी आप देना नहीं चाहते, आप अपने परिवार को बात को बचाना चाहते हैं, और दूसरे के परिवार बात पे आप टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। रिप्रेजेंटेशन हो सभी का। हम तो कह रहे हैं, हमने तो प्लान बना के दिया है ना, ईसीआई के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी 11-11 सदस्य होने चाहिए, संविधान पीठ में भी और ईसीआई में भी। देखें फिर कैसे अन्याय होता है, फिर नीचे कोई धमका नहीं पाएगा। फिर उन 11 लोगों में एक आध तो कुछ होगा ना दमदार आदमी। टीएन शेषन था दमदार, उसने हिला दिया था लोगों को। टीएन शेषन का बिल्कुल नाम सर, बिल्कुल। टीएन शेषन का, उसने सभी जितनी भी संस्थाएं हैं डेमोक्रेसी की, उन सब में जान ला दी थी। ऐसे ही जेपी वर्मा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म शुरू कर दिया था। तो कुछ कोई ना कोई तो दमदार आदमी होगा। जब वहां सिर्फ एक ही आदमी होगा या 1-2 आदमी की बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो जैसे चाहे कर लेते हैं, उनको मैनेज करना भी आसान है।
11 लोगों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा ना, 11 लोगों को मैनेज करना किसी भी सरकार के लिए। जी थैंक यू सर। साहब सिंह धनगर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? साहब सिंह धनगर जी। जी जी जी, सभी सर जय भीम, साथियों को, सर जय भीम। सभी साथियों को नमोदाय जय भीम। भाई डॉक्टर बीपी अशोक साहब ने बहुत सारी खामियों के संबंध में चर्चा की है। तो ये तो भाई आज जो अ, संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, या अ, निस्वार्थ भाव से अपने बहुजन समाज को सशक्त बनाने की बात करते हैं, उनको जो जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम 90% होते हुए भी मुट्ठी भर लोग, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से, जनता दल के माध्यम से, जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे ऊपर 75 वर्षों से शासन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सोचनीय बात है, चिंतनीय बात है कि हम 90% लोग होते हुए भी आज हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हर जगह उत्पीड़न हो रहा है, हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है। और जो भाई बीपी अशोक साहब ने पोलिंग एजेंट की बात कही है, तो आज कल ये होता है कि पोलिंग एजेंट को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो गेट के बाहरी लाइन में खड़ा करता है सभी को, अंदर तो किसी को जाने ही नहीं देता। कहता आप जो फर्जी वोटर आ रहा है सिर्फ उसको बताइए हमें कि ये फर्जी वोटर है। बाकी क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डीएम के माध्यम से और ईसीआई के माध्यम से पूरी ताकत दे दी जाती है, पूरे अधिकार दे दिए जाते हैं, और जो पोलिंग पार्टी होती है उसको बता दिया जाता है ट्रेनिंग में कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेगा वो आप लोगों को मानना होगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए जाते हैं तो जो तमाम विभागों से जो सूची मांगी जाती है तो उसमें वो जानते हैं, क्योंकि उस विभाग में जो बनाने वाला है, सूची देने वाला है, वो भी हमारा विरोधी ही है। तो वो ऐसे लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए लिस्ट बना के देता है जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, और वहाँ पोलिंग पार्टी होगी तो फिर उसे उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डीएम जब उनको प्रशिक्षण देता है, उनको निर्देश देता है, तो वो उन्हें बताता है कि भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसा कहेगा वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी खामी है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब ये समझ लेता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसकी मानसिकता ही भारतीय जनता पार्टी की होती, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पोलिंग एजेंट तो सब बाहर गेट के बाहर है, वो अंदर मान लो 10 बार मशीन का बटन दबा देता है, 15 बार दबा देता है। तो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 400 बूथ होते हैं, और 400 बूथ पर यदि 10-10 वोट भी डाले गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा तो 4000 वोट होता है। तो 4000 वोट भी मायने रखता है उस लोक विधानसभा क्षेत्र। यदि उसे लोकसभा की बात करें तो 4000 से 400, 4×5 20,000 वोट हो जाता है। तो ये गड़बड़ी तो भाई हर स्तर पे है, और इन सारी समस्याओं का समाधान तो ये है कि हम भाई एसटी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अपने अहम को छोड़कर और अपने आप को, क्योंकि ये देखने को मिला है बहुजन समाज में कि अपना भाई यदि एक बात कह देता है
तो उससे तो 4 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए बात करने की बात नहीं होती, बात बंद हो जाती है। लेकिन जो दूसरा है हमारा दुश्मन, वो जाने जूते भी मारता है, तब भी उसकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो भाई ये हमें जन जागरण करना होगा, अपने बहुजन समाज को जगाना होगा, और जिसमें जो लोग भाई जागरूक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुजन समाज को जागरूक करें। ये मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर भाई 75 वर्षों से शासन कर रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। तो इस पे बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए। ये तो जब हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर लेंगे, तो मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये ठाकुर ब्राह्मण बनिया किसी गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता। एमएलए एमपी की बात तो छोड़ी, ये गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता है।